नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से पढ़ो इंडिया में। तो पिछली क्लास में दोस्तों हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो एक एग्जांपल लिया था और उससे हमने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया था कि जर्नल एंट्री कैसे हम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कुछ ट्रांजेक्शन मैंने ऐसी ले ली है जो नॉर्मली आपकी एवरी बुक जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं सब जगह आपको मिलेगी। तो बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन जो है वो मैं इसमें ले रहा हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश है कि कॉन्सेप्ट क्लियर इतना आपका अच्छे से हो जाए कि जर्नल एंट्री आप कोई भी कर पाओ, चाहे वो किसी भी बुक में हो। ठीक है, तो विद दिस अप्रोच हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी कोशिश है इन ट्रांजेक्शन में आपको कौन सा समझ में आ जाए ताकि आप कोई भी ट्रांजेक्शन को उठा पाए, रिकॉर्ड कर पाए। नहीं समझ में आ रहा अगर कोई ट्रांजेक्शन और इसके अलावा भी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ऑलरेडी ये 10 ट्रांजेक्शन को पहले लिखा हुआ है और इसका सोल्यूशन हम इधर करेंगे। ठीक है, वन बाय वन में ट्रांजेक्शन रीड करूंगा एंड देन आई विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस हियर। सोल्यूशन करते हैं, चलो इसका सोल्यूशन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर राम। मिस्टर राम की ट्रांजेक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। मैं क्या करूंगा ना, थोड़ा बोर्ड छोटा ना रहे इसलिए दो पार्ट में इसको, कुछ पार्ट इधर रिकॉर्ड करूंगा, कुछ पार्ट इधर रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राम जर्नल सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट रुपीस क्रेडिट रुपीस। ये हो गया फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजेक्शन से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख रुपीज एंड गुड्स 1 लाख रुपीज। मिस्टर राम ने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें कैश 10 लाख रुपए वो लेके आए, गुड्स 1 लाख रुपए लेके आए। कैश असेट है, बढ़ रही है, डेबिट होगा। गुड्स वो पहले से लेके आए हैं साथ में बिजनेस में, 1 लाख रुपए के गुड्स हैं, वो भी डेबिट हो जाएंगे क्योंकि असेट है और बढ़ रहे हैं। और 10 लाख रुपया जो कैश है वो भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट बढ़ रही है। नॉमिनल अकाउंट के रियल अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच में, उसमें भी व्हाट इज कमिंग इन शुड बी डेबिटेड एंड इट इज हैज बीन डेबिटेड। और ये सारा का सारा उनका क्या है, ये पूरी की पूरी कैपिटल है जिन्हें स्टार्ट किया उन्होंने। इस स्टेज वैसे भी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो कुल मिला के 11 लाख रुपए की उनकी कैपिटल है जिससे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक, तो ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन हो गई। ठीक है, कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रही है क्योंकि बढ़ रही है। डिपॉजिटेड रुपीज 50,000 रुपये इन बैंक, बैंक में 50,000 रुपये हमने डिपॉजिट किए। अब देखो बैंक जो है वो है आपकी एसेट। मॉडर्न अप्रोच में हमने कैश में से कुछ पैसे निकाले जो बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक जो है एसेट है, तो बैंक में जब पैसा जमा हो रहा है तो बढ़ रही है एसेट, तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। और क्रेडिट किसे करेंगे, कैश कम हो रहा है हमारा, कैश में से ये 50,000 निकाल के जमा करा होगा ना बैंक में, तो 1 लाख, ये 50,000 रुपये जो है हमारे कैश से कम हो गए
और बैंक में जमा हो गए, तो एक एसेट बढ़ रही है, जो बढ़ने वाली है वो डेबिट कर दी और जो घटने वाली है वो क्रेडिट कर दी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। अदरवाइज इसको हम मानेंगे रियल अकाउंट, इट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट होना चाहिए। बैंक है एक पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट है बैंक, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बैंक इज रिसीविंग ऑन योर बिहाफ, सो इट इज बीइंग डेबिटेड, राइटली डेबिटेड। बीइंग डिपॉजिटेड इन बैंक, ठीक है। थर्ड है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर श्याम फॉर ₹30,000। मिस्टर श्याम को गुड्स सेल किए हैं उधार ट्रेड पे। तो जब हम गुड्स किसी को सेल करते हैं तो वहां पे जो अकाउंट ओपन होगा उसका नाम होगा सेल्स। जब गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट, जब गुड्स सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट, ठीक है। और मिस्टर श्याम को बेचा है, वो भी उधार बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। अब देखो मिस्टर श्याम को यदि हम क्रेडिट पे बेच रहे हैं कुछ, तो मिस्टर श्याम हो गए हमारे बिजनेस के लिए डेटर, जिनसे हमें पैसा लेना है। तो यानी हमारी वो हो गई असेट, और असेट बढ़ेगी तो डेबिट होगी, तो मिस्टर श्याम को डेबिट करेंगे बीइंग अ डेटर, क्योंकि उनसे पैसा लेना है। और अगर मैं उसको ट्रेडिशनल अप्रोच करूँ तो मिस्टर श्याम क्या है, मिस्टर श्याम है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो श्याम इज रिसीविंग, तो अगेन ही शुड बी डेबिटेड। तो मिस्टर श्याम जो है उसको हम करेंगे डेबिट, श्याम्स अकाउंट डेबिट। श्याम्स कर दिया, देखो मैंने श्याम अकाउंट नहीं लिखा, श्याम्स अकाउंट, क्योंकि श्याम एक नाउन है ना, तो नाउन पे एस लगा के ये शाम का अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। टू क्या क्या बेचा हमने, इनको गुड्स बेच दिए, तो उसको हम बोलेंगे सेल्स। और 30,000 के गुड्स हमने उनको बेच दिए। डेबिट साइड में डेबिट वाले आइटम और क्रेडिट साइड में क्रेडिट वाली इनकम, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन। फोर्थ, पेड रेंट ऑफ ₹10,000 बाई चेक। रेंट पे किया है 10,000 रुपये के चेक से। तो रेंट जो है बिजनेस के लिए हो गया खर्चा, रेंट एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में देखें तो रेंट क्या है, रेंट है आपका एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। तो दोनों ही केस में रेंट को हम करेंगे डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। और चेक से पेमेंट करिए। चेक से पेमेंट करने का महत्व ये है कि टू चेक से पेमेंट करेगा मतलब क्या हुआ कि वो पेमेंट बैंक से हुई है, यानी आपके बैंक ने वो पैसा उसको दे दिया। बैंक इज गिवर, पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता है, बैंक असेट है, असेट कम हो रही है, कमी हो रही है ना, पैसे जा रहा है, तो भी क्रेडिट होना था। मैं हर ट्रांजेक्शन को बताता हुआ चल रहा हूँ आपको दोनों ही एंगल से, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। कॉन्सेप्ट एक बार बेटा क्लियर हो गया ना, तो कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है जो आप ना कर पाओ, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है। बल्कि आप गलत जर्नल एंट्री को देख के बता दो कि ये गलत है, ठीक। तो बीइंग रेंट पेड बाय चेक, इसको समराइज में लिख दिया, ये नरेशन हो गई। पांचवा, विड्रॉ कैश 20,000 फॉर पर्सनल, उसको थोड़ा समझना ध्यान से। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के ओनर मिस्टर राम ने पैसा निकाल लिया बिजनेस से, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए जो बिजनेस से पैसा निकाला जाता है, तो हमें तुरंत जैसे ही पर्सनल यूज वर्ड आए तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए बिजनेस एंटिटी अजम्पशन। क्या बिजनेस और बिजनेस के मालिक दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है? आंसर इज यस। उस केस में बिजनेस के लिए जो मिस्टर राम है वो अलग अस्तित्व वाले हैं, आउटसाइडर है। तो उन्होंने बिजनेस से 20,000 रुपये निकाल लिया, ठीक है। उन्होंने बिजनेस से 20,000 रुपये निकाल लिया। क्या निकाला है, कैश। तो कैश तो देखो एक लेजर खुलेगा इसमें, एक तो कैश अकाउंट खुलेगा, दूसरा खुलेगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट जो है वो बेसिकली कैपिटल अकाउंट का एक
कैपिटल अकाउंट यूज आप कह सकते हो, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 20,000 रुपये उन्होंने बिजनेस से निकाले हैं, तो सीधे सीधे उनकी कैपिटल कम हो गई। कैपिटल कम होगी तो कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट, मॉडर्न अप्रोच से। और ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलती है, कैपिटल है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, कही था एक बार, मिस्टर राम रिसीव कर रहे हैं, तो मिस्टर राम को क्या करना है, डेबिट बाय वे ऑफ कैपिटल अकाउंट या ड्रॉइंग्स अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट ओब्लिक कैपिटल अकाउंट भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे चाहें तो कैपिटल अकाउंट को भी हम डेबिट कर सकते हैं, और ठीक है, ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। और टू कैश, आपके सिलेबस के हिसाब से वैसे नॉर्मली जो होता है वो आप यहाँ पे ड्राइंग से करोगे, ड्राइंग को बाद में एडजस्ट किया जाता है कैपिटल में, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए मैंने लिख दिया है, बट आप यहाँ पे एग्जाम में लिखोगे तो ड्राइंग्स टू कैश करोगे, ठीक है, समझाने के लिए बताया था सिर्फ। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिए हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे बी ड्राइंग। ड्राइंग शब्द या पर्सनल यूज शब्द जब भी आ जाए तो समझ लो कि बिजनेस के ओनर से रिलेटेड है और कैपिटल अकाउंट पे सीधा असर पड़ता है उसका। ड्राइंग अकाउंट को बाद में कैपिटल से एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो डेबिट इसलिए किया है क्योंकि वो कैपिटल आपकी कम हो रही है, ओके, इसकी नेचर कैपिटल अकाउंट से मैच करती है, इसलिए हमने इसको उसी हिसाब से इसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, ठीक है, डबल लाइन खींच देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। फिर यहाँ पे भी वही सीरियल नंबर, इसके बाद पर्टिकुलर्स, डेबिट, एग्जाम में पूरा लिखना है इसको, है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। छठी ट्रांजैक्शन है हमारी डोनेटेड गुड्स 10,000 फॉर चैरिटी, चैरिटी के लिए गुड्स दान में कर दिए। तो गुड्स अकाउंट एक तो जो आपका था यहाँ पे इनिशियली ये था ना, इससे 10,000 रुपये गुड्स निकल गए, तो एक तो सीधी बात है गुड्स आपके कम हो रहे हैं, है ना, तो एसेट कम हो रही है तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ये तो क्लियर है। डेबिट क्या करेंगे, चैरिटी अकाउंट करके एक नया अकाउंट ओपन कर देंगे और उसको डेबिट कर देंगे। और चैरिटी अकाउंट यहाँ पे हमने कर दिया डेबिट, गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। गुड्स अकाउंट का लॉजिक हमें पता है क्या था, क्यों हमने क्रेडिट किया है, अमाउंट कितना है 10,000, लेकिन समझ लेते हैं कि हमने क्यों इसको क्रेडिट किया है, क्यों हमने डेबिट क्रेडिट किया है, तो हमें मालूम है। चैरिटी को डेबिट इसलिए किया क्योंकि चैरिटी हो गया खर्चा, एक्सपेंस, और एक्सपेंस होने के नाते वो होना था डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम नॉमिनल ट्रेडिशनल अप्रोच से। और अगर आप उससे देखोगे इसको मॉडर्न से, तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो डेबिट ही करना था। बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी। बाकी मैं एक चीज और बता देता हूँ, गुड्स जो होते हैं ना बिजनेस में, बहुत कम ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसमें गुड्स को क्रेडिट किया जाता है। वन ऑफ देम इज चैरिटी। पर्सनल यूज के लिए अगर गुड्स विड्रॉ कर लिया जाए बिजनेस से, तो ड्राइंग्स टू गुड्स हो जाता है। और एक होता है लॉस बाई फायर, अगर आग लग जाए गोडाउन के अंदर और सारा माल जो है उसमें जल गया, इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे हम एक्सपेंस का नाम डाल देंगे, लॉस बाई फायर डेबिट टू गुड्स कर देंगे, ठीक है। तो गुड्स एक ऐसी लेजर होती है जिसको केवल 3 ही ट्रांजेक्शन में हम, जो मेरे को याद आ रहा है मोटा मोटा 3 ट्रांजेक्शन में वो क्रेडिट होता है, अदरवाइज ये डेबिट ही रहता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई 6 ट्रांजेक्शन। 7 ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹12,000। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब समझो पहले। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि जो पे करना था लेकिन पे नहीं किया है, बाकी है, उधारी बाकी है, ड्यू है अभी, या हो सकता है रिसीव करना हो लेकिन अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हो गया कि सैलरी 12,000 रुपये किसी एम्प्लॉय की पे करनी थी लेकिन अभी तक पे नहीं की है, तो बेसिकली लायबिलिटी हो गई हमारी ये। और सैलरी जो थी, जो कि वो खर्चा क्या था,
जिसको मैं अभी जो आउटस्टैंडिंग है एज ऑफ नाउ वो है सैलरी। सैलरी क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस तो डेबिट होगा, ये तो क्लियर है ना। चाहे वो मॉडर्न अप्रोच से देख लो चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से देख लो, सैलरी जो खर्चा है वो तो डेबिट होना ही होना है। लेकिन क्योंकि ये पे नहीं हुआ है तो इसलिए ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट है इसका 12,000। तो खर्चा कोई भी हो, अगर वो पे हो गया था, अगर मान लो पे हो जाता तो सैलरी टू बैंक कर देते, सैलरी टू कैश कर देते। लेकिन पे नहीं हुआ है तो मतलब अभी भी वो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बन के खड़ा हुआ है हमारे बुक्स में। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने कर दिया, ये लाइबिलिटी को डिनोट कर रहा है कि हमें पे करना है। ठीक है, इसको ईयर एंड प्रोविजनिंग भी कहते हैं, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। कोई भी ऐसा एक्सपेंस हो, सैलरी की जगह वो रेंट दे सकता है, एडवर्टीजमेंट दे सकता है, कमीशन दे सकता है। उन सभी केसेस में हम वो खर्चा डेबिट कर देंगे, यानी एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझो, आउटस्टैंडिंग कुछ भी है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा। अगर मान लो एसेट होती तो आउटस्टैंडिंग डेबिट में आया था, है ना। या जैसे मान लो कोई इंटरेस्ट अर्न होने वाला है तो इंटरेस्ट अक्रूड बोलते हैं उसे। इंटरेस्ट मतलब ड्यू हो गया, अक्रूड मतलब जो रिसीव करना था। तो ट्रांजैक्शन कोई भी हो, आपको उस ट्रांजैक्शन की नेचर को पकड़ना है। और नेचर हमने कैसे डिसाइड करनी है? कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसमें पहले चेक करो कौन से अकाउंट ओपन होने वाले हैं, फिर आइडेंटिफाई करो उसकी नेचर क्या है उस अकाउंट की, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से या मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। फिर डेबिट क्रेडिट के नियमों को अप्लाई करके उसकी एंट्री मार देनी जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹1000 बाई कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पे कर दिया, पिछले केस में आउटस्टैंडिंग था, इस बार पे कर दिया। यानी खर्चा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश में पेमेंट कर दी हमने इसकी। कैश हमारे बिजनेस से चला गया, गोइंग आउट, और असेट कम भी हो रही है तो क्रेडिट हो गया। और ये खर्चा है, खर्चा डेबिट होना है, डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट और इनकम। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच से देखें तो ये एक हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। दोनों अप्रोच से सेम ट्रांजेक्शन होगी। नेक्स्ट, रिसीव 28,000 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लायबिलिटी। ये ध्यान से समझो, मिस्टर श्याम को हमने ना क्या किया था, हमने इस ट्रांजेक्शन में देखो गुड्स बेचे थे। श्याम को हमने डेबिट किया था 30,000 से और सेल किया था हमने 30,000 से अपने गुड्स को। तो यानी श्याम से हमें लेटर ऑन 30,000 रुपये रिसीव करने थे, मिलने थे, है ना, उससे रिकवर करने थे। अगर हमें ये पूरे पूरे पेमेंट कर देता तो क्या करते हैं एंट्री, मान लो कैश पेमेंट कर देते तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाता, कैश बढ़ रहा था, और श्याम का जो अकाउंट है वो गिवर हो जाता, तो क्रेडिट कर देते 30,000 से पूरा। लेकिन वो 30,000 पूरा ना देके 28,000 दे रहा है। ठीक है, फिर लिख रहा है इन फुल सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि भैया मैंने आपको 28,000 दे दी, अब मान के चलो 30,000 की पूरी पेमेंट हो गई, एक तरीके से हमारा हो गया 2,000 का नुकसान। ठीक है, लॉस हो गया 2,000 का। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें तुरंत कैश की जरूरत थी तो हमने 2,000 का डिस्काउंट देकर उससे जल्दी से जल्दी कैश पेमेंट ले ली। इन एनी केस 2,000 का नुकसान तो हो गया, और उससे रिसीव कितना हुआ 28,000। तो कैश हमारा कितने से बढ़ेगा, 28,000 से बढ़ेगा। ठीक है, कैश तो 28,000 से डेबिट होगा, लेकिन जो शाम का अकाउंट है, शाम क्रेडिट, यहाँ पे शाम हो गया गिवर, पैसा दे रहा है ना, तो शाम का जो अकाउंट है वो तो हमें क्रेडिट करना है, लेकिन उसे हम 28 से नहीं करेंगे, उसे हम 30,000 से करेंगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया। अब दोबारा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। 30,000 से हमने उसे क्रेडिट कर दिया, 28,000 रुपया हमारा जो कैश है उन्होंने रिसीव कर लिया। अब 2,000 क्या है, वो तो लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये हो गया लॉस, या लॉस कह दो या डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये डिस्काउंट हमने दे दिया उसको 2,000 रुपये का, और उसको हमने डेबिट कर दिया। तो डिस्काउंट क्या है, हमारा एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होना था। कैश हमारा बढ़ गया इतने से, इंक्रीज हो गई एसेट,
और श्याम गिवर है। अदरवाइज हम उसको देखेंगे तो हमारी असेट भी कम, असेट भी था ना वो पहले डेटर था, तो डेटर हमारे कम हो रहे हैं, तो कम होंगे तो क्रेडिट भी निकालेंगे। तो हर अप्रोच से आप देख सकते हो एंट्री यही बनेगी। ठीक है, तो बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर श्याम। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये है कि कॉन्सेप्ट पर हम ज़्यादा फोकस करें, है ना। ये एंट्रीज करना बहुत इजी हो जाता है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो। और एक चीज़ और भी है, कॉन्सेप्ट समझा लेकिन उसकी प्रैक्टिस फिर आपको बहुत सारी करनी है। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को यदि आप गो थ्रू कर लोगे, प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे, तो हर ट्रांजेक्शन का जब आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, उतनी ही आपकी संभावना है कि गलतियां मैक्सिमम जो करनी थी आप पहले ही कर लोगे, तो एग्ज़ाम डे में नहीं करनी पड़ेगी और उसके करेक्शन आप पहले ही कर लोगे। चाहे कमेंट बॉक्स में अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं आ रही है तो वो लिख दोगे, नहीं तो आसपास फ्रेंड वगैरह से डिस्कस कर लोगे, इतने सारे सोर्सेज है वहाँ से देख सकते हो। देखो, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर हो जाओगे। मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें कोशिश की है कि मैक्सिमम वो ट्रांजेक्शन कवर कर लूँ जो कॉमन है। हो सकता है अभी भी रह गई हो, तो वो आप बताओगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में या जैसे भी लगेगा उसको रिप्लाई करने में हम करेंगे। पर प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, प्रैक्टिस से ही आप इस कंडीशन पे आ पाओगे कि कोई भी ट्रांजेक्शन को इजीली रिकॉर्ड कर पाओगे। तो प्रैक्टिस जरूर करनी है, प्रैक्टिस में ज़रा भी लापरवाही मत करना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹12,000। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹12,000। प्रीपेड का मतलब देखो, शब्द देखो, प्रीपेड, प्री मतलब पहले ही पे कर दिया, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है बिजनेस स्टडी में पढ़ा भी होगा। फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं गुड्स के लिए, इसके जो गुड्स रखे हैं 1,00,000 रुपए के, इसने इसका इंश्योरेंस करा रखा था कि अगर कोई आग वाग लग जाएगी तो उसमें लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इसको वो पूरा क्लेम वापस दे देगी कि 1,00,000 रुपए का पूरा माल जल गया गोडाउन में, आप क्या करो, मुझे हर साल 12,000 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया करो। प्रीमियम मतलब क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली ये एश्योरेंस देती हैं, इंश्योरेंस कंपनी ये एश्योरेंस देती है कि आप हमको हर साल इतनी इतनी पेमेंट कर दो, उस पेमेंट के बदले में हम क्या देंगे, हम आपको एक गारंटी देंगे, यदि आपका वो नुकसान हो गया तो हम पूरी भरपाई करेंगे उसकी, या एक पर्टिकुलर अमाउंट तक उसकी हम भरपाई करेंगे। तो जितना अमाउंट ईयरली हम उसको पे कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम। तो बेसिकली प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब हमने 12,000 रुपये एडवांस में ही पे कर दिया अगले साल के लिए। ठीक है, तो अगर एडवांस में यदि हमने कुछ पे कर दिया है तो एडवांस में पे करने से क्या होगा, एक तो हमने अगर कैश में पेमेंट करी है तो हमारा कैश कम हो गया, तो कैश क्रेडिट होगा, ये तो क्लियर है। डेबिट दूसरा क्या होगा, एक्सपेंस ही होगा ना, मतलब दूसरा जो लेजर है जो भी बनेगा वो तो डेबिट होना है, पर यहाँ पे वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा अभी क्योंकि ये प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब ये हो गया, फॉर एग्जांपल अभी ईयर चल रहा है 26-27, आपने जो प्रीमियम पे कर दिया वो पे कर दिया 27-28 के लिए, तो 26-27 यानी 1 अप्रैल 26 और 31 मार्च 27 तक का जो पीरियड था, इस पीरियड के लिए खर्चा बिलोंग नहीं कर रहा था, ये खर्चा बिलोंग कर रहा था इस पीरियड के लिए 27-28 के लिए। तो क्या इस ईयर की आपकी जो बैलेंस शीट बनेगी, ये सॉरी इस साल का जो भी आप लेखा जोखा हिसाब किताब बनाओगे जो खर्चों का, तो आप कह सकते हो कि ये इस साल का खर्चा है। द आंसर इज नो, ये खर्चा आपका नेक्स्ट ईयर का है, तो इस साल ये खर्चा नहीं माना जाएगा आपका, ये आपकी असेट होगी क्योंकि आपने एडवांस में पे कर दिया है ना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से मैं एक असेट को डेबिट कर दूंगा, यहाँ पे असेट बढ़ रही है मेरी, और कैश पेमेंट तो मैंने कर ही दी है इसकी 12,000। नरेशन तो खैर वही किलोगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से ना हमने एक असेट क्रिएट की है। असेट क्यों क्रिएट की है समझ लो, क्योंकि ये इस प्रीपेड खर्चा, ये इस साल का खर्चा नहीं है, अगले साल का है। अगर इस साल का खर्चा होता तो मैं इसको एसेट नहीं बोल सकता था, फिर मैं इसको एक्सपेंस ही बोलता, और एक्सपेंस होने के नाते फिर भी डेबिट होता। डेबिट ये एसेट में भी होता और एक्सपेंस में भी होता, लेकिन फर्क समझो, एसेट में इसलिए डाला है क्योंकि इस साल का खर्चा नहीं है। अगर इस साल का खर्चा होता तो एक्सपेंस होता, इस साल का खर्चा नहीं है और डेबिट में
हम डाल रहे हैं क्योंकि एसेट है, तो फिर एसेट मानेंगे तो रूल वही चलेगा, एसेट वाला एसेट बढ़ेंगी तो डेबिट होगी। तो ये जो हमने खर्चा किया ये एसेट हमारी क्रिएट हो गई, 12,000 की एसेट को हमने डेबिट कर दिया और कैश हमारा क्रेडिट हो गया क्योंकि हमारी एक एसेट कम हो रही है, उतना पेमेंट हमने अपनी तरफ से कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थी। इन ट्रांजेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव था, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और फिर उसको जूम वगैरह करके भी देख सकते हो अगर कोई छोटे शब्द दिख रहे हो। वैसे तो आई थिंक पूरा ही दिख रहा होगा। तो इन ट्रांजेक्शन के माध्यम से हमने ये समझा है, समझने की कोशिश करी है कि ट्रांजेक्शन जो है उनको कैसे हम जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हैं। कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखो, जैसे इन द बुक्स ऑफ ये सब लिखा करो, इनके एग्जाम में मार्क्स होते हैं, मतलब हर एक स्टेप मार्किंग होती है ना, तो उसमें इन सब चीज़ों को वेटेज मिलती है। इन द बुक्स ऑफ लिखो, जर्नल लिखो, फॉर्मेट जरूर पूरा बनाओ, है ना, जनरेशन लिखो। ये छोटी छोटी जो बारीक बारीक बातें होती है, यही जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं और जो उनसे थोड़ा कम लाते हैं उसका डिफरेंस बनती है। ठीक है, तो आई होप ट्रांजेक्शन जो हमने किए हैं उससे और क्लियर हुआ होगा जर्नल एंट्रीज को करना। और फिर भी अगर और ट्रांजेक्शन आपको लगता है कुछ और रह गए हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, है ना, और हम उनको ट्राई करेंगे किसी और क्लास में कवर करने के लिए, किसी और वीडियो में कवर करने के लिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। होपफुली हम उसमें लेजर पोस्टिंग पे बात करेंगे। और अगर कॉन्सेप्चुअली जर्नल एंट्री का फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कैसे हमने ये सब बेस बना के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसके लिए हम वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे और आप वहाँ से जाके फिर से वो फंडामेंटली चेक कर सकते हो कैसे जर्नल एंट्री होती है। आई होप कोई और डाउट ना रह गया हो। अगर रह भी गया हो तो आप हमें बताइएगा और हम उस पर अलग से डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी, थैंक यू।